नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेसन में हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर की स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम IS 456 शियर के लिए जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम डिजाइन ऑफ शियर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला ले लेते हैं, जब भी कोई लोड अप्लाई करते हैं बीम पर, तो बीम में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डेवलप होता है। बीम के लिए हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, MU के लिए। MU क्या है? डिजाइन मोमेंट या फैक्टर मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट। इसी की तरह हम शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, और शियर फोर्स को, डिजाइन शियर फोर्स को बोलते हैं VU, डिजाइन शियर फोर्स। यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एवरेज शियर स्ट्रेस लेते हैं। एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ एवरेज इज इक्वल टू होता है शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि कोई रेक्टेंगुलर बीम है और उसका हम शियर स्ट्रेस डायग्राम खींचते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो ये पैराबोला रहता है और मैक्सिमम वैल्यू रहती है न्यूट्रल एक्सिस पर। तो जैसे मटेरियल जो होमोजेनियस होते हैं उनका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक रहता है, और वहाँ पर हम एवरेज शियर स्ट्रेस का यूज कर सकते हैं, जिसको हम शियर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कैसी हेट्रोजीनियस मटेरियल है, इसलिए यहाँ पर हम एवरेज शियर स्ट्रेस का यूज ना करके IS 456 के अनुसार नॉमिनल शियर स्ट्रेस का यूज करते हैं। तो यदि हमारा बीम, इसके दो केस बनते हैं कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए, यदि बीम हमारा प्रिज्मेटिक बीम है। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब होता है ऐसा बीम जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं करता है, जिसकी डेप्थ या विड्थ चेंज नहीं रहती। एक स्पान के अंदर यदि किसी बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया BdQ/12 या डेप्थ और विड्थ कांस्टेंट रहती हैं, तो उसको हम प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं। और प्रिज्मेटिक बीम का नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी, इसको टाउ भी से डिनोट करते हैं, ये दिया जाता है अपना VU/BD। यहाँ पर VU क्या है? VU है अपना डिजाइन शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स या फैक्टर्ड शियर फोर्स या अल्टीमेट शियर फोर्स। D क्या है? विड्थ ऑफ द बीम है, विड्थ ऑफ बीम है। और यही आपका, यदि हमारी फ्लैंज बीम है तो RCC में जो रेक्टेंगुलर बीम के लिए प्रोविजन यूज होते हैं जनरली, वो फ्लैंज बीम के लिए। लेकिन फ्लैंज बीम के लिए विड्थ क्या लेते हैं? विड्थ ऑफ द रिब। तो यहाँ पर फ्लैंज बीम के लिए B हो जाएगा आपका BW के बराबर। इसके अलावा D रह जाता है। D जो आपका रहता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना रहता है वो रहता है आपका बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ। बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ। यहाँ पर हमको यदि नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है
टाउ वी इज इक्वल टू, पहले जो था वी यू डिवाइडेड बाई बी डी, इसके न्यूमरेटर में एक फैक्टर को प्लस माइनस जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, वो फैक्टर होता है एम यू डिवाइडेड बाई डी टेन बीटा। ये केस होता है कि यदि हमारा बीम की डेप्थ क्या है, चेंज हो रही है। ऐसा यदि सिंपली सब कैंटिलीवर बीम को देखें, कैंटिलीवर बीम में यदि हमारा यहाँ पर सपोर्ट पर मोमेंट क्या है, मैक्सिमम रहता है, इसलिए जो इसका फ्री एंड है वहाँ पर डेप्थ को कम रखते हैं और सपोर्ट पर मोमेंट होने की वजह से डेप्थ यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आपका ऐसे बीम की हमको यदि इनका नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है, तो इसमें हम का वी यू प्लस माइनस एम यू अपॉन डी टेन बीटा अपॉन बी डी का यूज करेंगे। यहाँ पर वी यू क्या है, डिजाइन शियर फोर्स, एम यू क्या है, यदि इस सेक्शन पर हमको नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है तो यहाँ पर जो आपकी मूवमेंट होगा सेक्शन पर वो कहलाएगा अल्टीमेट एम डी, डिजाइन मूवमेंट, एम डी है, एम डी डिजाइन मूवमेंट एट द सेक्शन, डिजाइन मूवमेंट एट द सेक्शन। बीटा क्या है, हॉरिजेंटल से ये जो स्लोपिंग साइड एंगल बना रही है उसको बोलते हैं बीटा, ये एंगल है बीटा हॉरिजेंटल से। अब प्लस साइन कब यूज करना है और माइनस साइन कब यूज करना है, तो पहले इस कैंटिलीवर बीम को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फ्री एंड पर मूवमेंट 0 रहता है और सपोर्ट पर मूवमेंट मैक्सिमम रहता है। ऐसे केस में बीम की डेप्थ भी क्या हो रही है, डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है, फ्री एंड से डेप्थ इंक्रीज हो रही है, साथ में बेंडिंग मूवमेंट भी आपका इंक्रीज हो रहा है, सेक्शन की तरफ जाने पर आपका बेंडिंग मूवमेंट बढ़ रहा है। तो ऐसा केस जहाँ पर डेप्थ बढ़ने के साथ बेंडिंग मूवमेंट भी बढ़ता है, वहाँ पर हम माइनस साइन का यूज करते हैं, माइनस साइन का यूज करना। इसलिए टाउ वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी यू अपॉन माइनस एम डी अपॉन इफेक्टिव डेप्थ टेन बीटा डिवाइडेड बाई बी डी। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस यदि इसका उल्टा हो जाए, यदि अपनी सेक्शन की डेप्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा है, ये भी कैंटिलीवर है। यदि इन्वर्टेड केस बन रहा है तो यहाँ पर यदि सेक्शन को लेंगे तो यहाँ पर डेप्थ क्या हो रही है, डेप्थ यदि डिक्रीज हो रही है तब भी बेंडिंग मूवमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में हम प्लस साइन का यूज करें। तो मोस्ट कॉमनली केस बनता है कैंटिलीवर जिसका ऐसा रहता है, तो यहाँ पर अपने को माइनस साइन का यूज करना है। माइनस साइन कैंटिलीवर के केस में एडवांटेज क्या हुआ कि टाउ भी हमारा कम हो गया, क्योंकि एम डी डिवाइडेड बाई डी टेन बीटा को सब्सट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर टाउ भी की वैल्यू कम हो जाएगी और इससे हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। नॉमिनल शियर स्ट्रेस से हम डिजाइन करेंगे तो हमारा शियर स्ट्रेस की ज़रूरत कम पड़े। फिर भी कुछ डिजाइनर ने यदि उसी फार्मूला का यूज कर दिया वी यू डिवाइडेड बाई बी डी का, तब क्या होगा, तब हमारा डिजाइन अनइकोनॉमिकल रहेगी, लेकिन हमारा सेक्शन कंजर्वेटिव रहेगा, सेफ साइड रहेगा। लेकिन सेकंड केस में यदि ये फैक्टर प्लस साइन में रहता है तब डिजाइनर को इसी फार्मूले का, प्लस वाले फार्मूले का ही यूज करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करते हैं, वो लेते हैं अपना डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी।
आगे उसमें लिखा हुआ है विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है कि हमने बीम के अंदर शियर के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं किए हुए हैं, शियर स्ट्रप्स वगैरह नहीं डाली है, इसलिए लिखा है विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड। तब कंक्रीट की इसको डिनोट करते हैं टाउ सी से। तो ये जो टाउ सी है अपना, इस टेबल को देखें तो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है 100 AST/BD, 100 AST/BD। 100 AST/BD क्या होता है? परसेंटेज ऑफ स्टील। ये जब बात कर रहे हैं विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, तो ये स्टील क्या है? जो बीम के लिए हमने बेंडिंग मूवमेंट के लिए जब बीम को डिजाइन करते हैं तो उसमें जो स्टील टेंशन साइड में लॉन्गिट्यूडनल स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसका जितना पार्ट हम क्या कर देते हैं? बेंट अप कर देते हैं। ये वो परसेंटेज है। 100 AST/BD हो गया परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बेंट अप बार, ये हो गया। दूसरा यहाँ टेबल में यहाँ क्या दिया है? M15, M20, M25। ये क्या है? कंक्रीट के ग्रेड। इसका मतलब है कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ स्टील, और दूसरा हमारा डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इस टेबल में और क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पर आपका मिनिमम परसेंटेज क्या लिया गया है? 0.15, जो कि हमारा मेन स्टील होती है आपकी Fe250 के लिए रहता है। तो ये माइल्ड स्टील के लिए भी लागू रहेगा या उससे कम आपका प्रोवाइड किया है Fe4HYSD के लिए। तो यहाँ से स्टील मिनिमम परसेंटेज का स्टार्ट होता है। टेबल कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 3 एंड एबव, क्योंकि हम क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रह सकता है 4%, इससे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी ली गई है? 3 एंड एबव का मतलब है 4% का। यहाँ पर यदि मिनिमम ग्रेड के हिसाब से देखें तो टाउ सी की वैल्यू आती है 0.28 न्यूटन पर mm², MPa में वैल्यू दी हुई। मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड करें और कंक्रीट का मैक्सिमम ग्रेड भी यूज करें, तब भी हमारा टाउ सी की जो वैल्यू है वो, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू टेबल नंबर 19 कहलाती है, इसके अनुसार कितनी हो सकती है? इसके अनुसार मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 न्यूटन पर मीटर mm²। इससे ज़्यादा वैल्यू को हमको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक हो गया अपना टाउ एवरेज और दूसरा हो गया टाउ सी, जिसको बोलते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट। अब अगली बात करते हैं कि यदि शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर भी रहे हैं तब भी हमको टाउ सी मैक्सिमम बोलते हैं। तीसरा जो टर्म आ गया टाउ एवरेज, और टाउ सी के बाद आ गया है टाउ, ये है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। टाउ आपका सी और टाउ नॉमिनल को क्या बोलते थे? टाउ एवरेज के बाद आया था टाउ ए भी, और इसके बाद आया टाउ सी, और अब रहा है आपका टाउ सी मैक्सिमम। इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी मैक्सिमम। टाउ सी मैक्सिमम के लिए टेबल नंबर 20 में दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी हुई है। टाउ सी मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमको नहीं लेना है जबकि हम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यदि हम शियर रीइंफोर्समेंट को बढ़ाते जाएंगे तो कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, फिर भी हमारा आपको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। जो हमारा आपका
नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाउ सी मैक्सिमम वजह क्या है, ये रीजन पे भी ऑब्जेक्टिव, ये शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं हमने डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। ये है अपना डायगोनल टेंशन। यदि हम एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करेंगे तो कम स्टील यील्ड नहीं होगी, और ये जो फेलियर होगा वो किसकी वजह से, डायगोनल कंप्रेशन की वजह से होगा। जब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम लिमिट क्यों फिक्स की गई है, तब आपको डायगोनल टेंशन नहीं देना है, जवाब देना है अपना कि टू प्रिवेंट डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टील यील्ड नहीं होने के पहले कंक्रीट डायगोनली कंप्रेशन में फेल हो जाएगी। इसको बचाने के लिए टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू लिमिटेड की गई है। अब बहुत से लोग बात तो क्या है, इस वैल्यू को पेपर में आ जाती है तो याद करते हैं कि M15 के लिए ये वैल्यू आपकी होती है 2.5 न्यूटन पर mm²। M20 के लिए होती है आपकी 2.8। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ रही है। M25 के लिए ये वैल्यू होती है 3.1 न्यूटन पर mm²। M30 के लिए आपका 3.5 न्यूटन पर mm²। लेकिन इसका सिंपली ये कहाँ से आई है, इसके लिए कोड ने जिस फार्मूले का यूज किया है उसको हम निकाल सकते हैं। वो फार्मूला है कि टाउ सी मैक्सिमम, तो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। टाउ सी मैक्सिमम अपना आ जाता है 0.62 √FC के। जैसे कंक्रीट का ग्रेड यदि M25 है तो हम क्या करेंगे, M25 है तो M25 की जगह यहाँ पर 25 रखेंगे और 0.63 से मल्टीप्लाइड करेंगे, या 0.62 है, 0.62 से मल्टीप्लाइड करेंगे 25 के अंडर रूट को, तो ये वैल्यू आ जाती है 3.1 न्यूटन पर mm²। इसलिए ये क्या हो गई आपकी, मैच कर रही है, मैच कर गई। तो दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, विद शियर रेनफोर्समेंट 0.63 √FC के बराबर होती है। टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमको ये रखना है कि यह मैक्सिमम लिमिट क्यों निर्धारित की गई है। ये मैक्सिमम लिमिट डायगोनल कंप्रेशन के फेलियर से बचाने के लिए की गई है। अब हम क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट करते हैं। डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही है। टाउ भी और टाउ सी को अच्छी तरह से, तीन वर्ड यूज होंगे, तीन टर्म, एक होगा टाउ वी और एक टर्म होगा टाउ सी और एक टर्म होगा टाउ सी मैक्सिमम। इन तीनों टर्म के पर ही हमारी डिजाइन डिपेंड करेगी। पहला केस होता है कि हमारा टाउ वी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ से कम है। मतलब शियर फोर्स कैलकुलेट किया VU/BD से, और जो टेबल नंबर 19 से चेक किया वहाँ पर हमारा ये वैल्यू टाउ सी से कम आई है। तब क्या करना, क्या हम शियर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तब भी हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तब हमको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही करना है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे केस में बात क्या हो जाएगी, अब इनकी वैल्यू कितनी लेनी है, तो ये हम निकालेंगे ASB/BSB। ये जो वैल्यू है इससे कम नहीं होना चाहिए। ASB जो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ASB/BSB इज इक्वल टू 0.4/0.87
एफ वाई, इससे निकालेंगे ASB अपॉन BS। ASB क्या है? ASB जो है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रप लेयर। जितनी भी हम सीयर को रजिस्टर करने के लिए हम सीयर स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको शॉर्टली बोलेंगे स्ट्रप्स। तो ESB क्या है? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रप लेयर है। आपका B क्या है? ये विड्थ ऑफ द बीम है, और T बीम के लिए ये विड्थ ऑफ द वेव है। SB क्या है? SB स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स है। इसके अलावा FY भी टर्म आता है। FY क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। लेकिन यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन और बनता है कि FY की वैल्यू कोड में दी गई है, वो 415 न्यूटन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब FE सीयर स्ट्रप के लिए FE 500 का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमको तो मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, जिसकी वैल्यू रहेगी अपनी ASB अपॉन VSB इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि इस क्लॉज से हमको छूट भी मिली है कि यदि हमारा स्ट्रक्चर माइनर इम्पोर्टेंस का है, जिसमें सीयर स्ट्रेस बहुत कम होता है, स्ट्रक्चर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। माइनर इम्पोर्टेंस का मतलब है ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जैसा कि हमारा ये लिंटल प्रोवाइड करते हैं डोर के ऊपर, तो यहाँ पर हम मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट से भी बच सकते हैं। लेकिन शर्त होना चाहिए हमारी, जो हम टाउ भी कैलकुलेट करेंगे वो टाउ सी मैक्सिमम जो है उसके आधे से कम होना चाहिए। यदि हमारा नॉमिनल सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेंथ के आधे से कम है और स्ट्रक्चर हमारा माइनर इम्पोर्टेंस का है, तब हमें मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट का क्लॉज भी उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है कि हमारा दूसरा केस क्या बनता है कि टाउ भी जो है वो आपका टाउ सी से ज़्यादा है। नॉमिनल सीयर स्ट्रेंथ है हमारा, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस है वो हमारा डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा है। लेकिन ये टाउ भी जो है वो आपका टाउ सी मैक्सिमम से कम है। मतलब टाउ भी दोनों के बीच में रहता है। टाउ भी जो है टाउ सी सबसे कम रहेगा, इसके बाद टाउ भी रहेगा, और इसके बाद टाउ सी मैक्सिमम रहेगा। इसके लिए हमको क्या करना है? हम सीयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सीयर फोर्स हमारा डिजाइन सीयर फोर्स जो हमारा रहेगा नॉमिनल सीयर फोर्स, तो ये अपना सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट निकाल लेंगे। सीयर स्ट्रेस कितना दिया है? टाउ सी, तो सीयर स्ट्रेंथ हो जाएगा एरिया से मल्टीप्लाइड करके। सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी हो जाएगी अपनी? VC इज इक्वल टू टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू D। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टाउ भी जो है, जो अपना VU है, ये हमारा किससे ज़्यादा आ चुका है? हमारा VC से ज़्यादा आ गया है। तब हम डिजाइन करेंगे बैलेंस सीयर फोर्स के लिए। बैलेंस सीयर फोर्स का मतलब है कि जितना डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ है उससे कितना ज़्यादा हमारा सीयर फोर्स हो रहा है। तो बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस सीयर फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे। बैलेंस सीयर फोर्स हो जाएगा हमारा VU माइनस VC, और इसके लिए हम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के क्या क्या प्रोविज़न दिए हैं या किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पहला जो है हम
वर्टिकल स्ट्रप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैलेंस शीयर को रजिस्टर करने के लिए वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा हमारा बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो प्रोवाइड करते हैं बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए, उनको बेंड कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं बेंट अप बार्स। और तीसरा जो अपना है वो हो जाता है इंक्लाइंड स्ट्रप्स। इंक्लाइंड स्ट्रप्स राइट। अब वर्टिकल स्ट्रप्स का लेते हैं। हम चाहते हैं कि बैलेंस शीयर फोर्स के लिए वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड करें। वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड, वर्टिकल स्ट्रप्स का साइज जो रहेगा वो हमारा रहेगा अपना 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm राइट। और स्टील का जो ग्रेड रहेगा वो Fe 250 रहेगा या Fe 415 रहेगा। डक्टाइल रहना चाहिए, Fe 500 का यूज नहीं करेंगे। ये स्ट्रप्स कई तरह की होती हैं। आपकी 2 लेग्ड स्ट्रप्स भी हो सकती है, इसको बोलेंगे 2 लेग। जब इनका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे तो 1 लेग का जितना एरिया होता है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। यदि हमारी 4 लेग्ड स्ट्रप है तो यहाँ पर हमारी ये कहलाएगी 4 लेग्ड। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो ये भी हमारा 4 टाइम्स ऑफ जिस बार से ये स्ट्रप बनी है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाइड कर देंगे। लेकिन अब हमको कैलकुलेट करना है कि स्पेसिंग कितनी रहेगी। स्पेसिंग जो रहेगी वो रहेगी अपनी वी एस वी, और एस वी हम निकालेंगे अपना 0.87 FY। ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम एरिया से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा स्टील का फोर्स, और इसको हम मल्टीप्लाइड से डेप्थ से मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई अपना जितना शियर फोर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी स्पेसिंग निकल आएगी। वर्टिकल स्ट्रप्स की स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये एस बी जब हमारी इससे कैलकुलेट होके आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.75 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। 300 mm यदि हमारी इफेक्टिव डेप्थ है तो ये आपकी 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये आ गया 225 mm से ज़्यादा हमारी स्ट्रप्स की स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। साथ भी यदि ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तब भी हमको देखना है कि वर्टिकल स्ट्रप के केस में किसी भी हालत में स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं हो। तो 2 पॉइंट बनते हैं, 0.7 D और 300 mm, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो उतनी स्पेसिंग रखनी है। अब हमारा आ जाता है अपना बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स के लिए बेंट अप बार बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार मेन स्टील प्रोवाइड करती है। बेंडिंग मूवमेंट सेंटर में ज़्यादा होता है और शियर फोर्स क्या है, सपोर्ट पर ज़्यादा होता है। बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट पर क्या है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम बार को क्या कर देते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इनमें क्रैंक बना के इनको बेंट अप कर देते हैं। तो ये हो गए अपने बेंट अप बार्स। अब इनका जो रहेगा ये एंगल रहेगा 45 डिग्री से लेकर के आपका 60 डिग्री तक। अब जब आपको शियर के लिए डिजाइन करना है, बैलेंस शियर के लिए डिजाइन कर रहे थे, VUS कितना प्रोवाइड करना है, तो ये अपना बैलेंस शियर आया है VU माइनस VC के बराबर। लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है उसके आधे से ज़्यादा हम
जो स्ट्रेंथनिंग करेंगे वो बेंट अप बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए जितना हमारा बैलेंस शियर्स था उसके आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बेंट अप बार का जो कंट्रीब्यूशन है वो not more than 50% of the डिजाइन शियर फोर्स। इस शियर फोर्स को रजिस्टर करने के लिए 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या देखना है हमको कि कभी भी 2 बार से ज़्यादा एक सेक्शन पर 2 बार से ज़्यादा बेंट अप नहीं करना है। 2 बार से ज़्यादा बार को बेंट अप नहीं करना है। अब हमें ये निकालना है कि ये बेंट अप बार कितना शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करेंगे, इनकी शियर स्ट्रेंथ क्या है। तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY एरिया ऑफ बेंट अप बार ESB और साइन अल्फा। अल्फा हमारा जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वह हमको रखना है। तो जितने बेंट अप बार का क्रॉस सेक्शन होगा उसको यहाँ पे रखेंगे और हमको इस तरह से निकालना है। बेंट अप बार की शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी अपनी 0.87 FY ESB और ब्रैकेट में रहेगा साइन अल्फा। अब तीसरा रहता है हमारा इंक्लाइंड स्ट्रप। इंक्लाइंड स्ट्रप इंक्लाइंड स्ट्रप्स के केस में हमारा ये जिसके लिए शियर स्ट्रेंथ डिजाइन कर रहे हैं उसका फॉर्मूला रहेगा अपना 0.87 FY ASB D डिवाइडेड बाई VUS। लेकिन इसमें आगे और एक्सटेंशन हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। फॉर्मूले सेम है। वर्टिकल स्ट्रप के केस में यहाँ ये टर्म नहीं रहता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इंक्लाइंड बार के केस में सिर्फ हमारा साइन अल्फा आ जाता है बेंट अप बार के केस में, जबकि इंक्लाइंड स्ट्रप के केस में हमारा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ जाता है। यहाँ पर FY की वैल्यू 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ASB टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रप है, D इफेक्टिव डेप्थ है और VUS हमारा डिजाइन शियर फोर्स है। अल्फा जो स्ट्रप्स हैं वो हमारा एंगल कितना बना रही है, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्ट्रप और बेंट अप बार जितना एंगल बनाते हैं, ये हमारा एंगल क्या होना चाहिए आपका 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। बेंट अप बार का एंगल 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अब इनकी जो स्पेसिंग रहेगी तो वर्टिकल स्ट्रप के केस में रहती थी 0.75D, जबकि इंक्लाइंड स्ट्रप के केस में आपकी स्पेसिंग जो रहेगी SB की वैल्यू रहेगी आपकी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, इफेक्टिव डेप्थ से, और SB की वैल्यू 300 mm से ज़्यादा नहीं, दोनों में से जो ज़्यादा हो, विच एवर इज मोर। ध्यान रखना है कि इंक्लाइंड का पूछा हुआ है, इंक्लाइंड में D है और वर्टिकल स्ट्रप के लिए वैल्यू D है। तीसरा केस जो हमारा बनता है वो बनता है कि हमारा जो है आपका टाउ V है, डिजाइन शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस है। टाउ V निकालते हैं आपका VU जो है वो निकालेंगे टाउ V को मल्टीप्लाइड करके BD से, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ रहती है वो रहती है टाउ C मैक्सिमम। इससे यदि हमारा टाउ V टाउ C से ज़्यादा है, टाउ C मैक्सिमम से ज़्यादा है, तब हमको सेक्शन को रीडिजाइन करना है, सेक्शन को रीडिजाइन करना है।
यदि हमारा टाउ बी टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा है तो सेक्शन को रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन का मतलब है कि हमको बीम के क्रॉस सेक्शन को बदलना जरूरत पड़ जाएगी। अब आखिरी पॉइंट अपना जो बचता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है हमारा स्लैब के लिए क्या प्रोविजन है। तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड स्लैब। यहाँ पर हमको देखना है सॉलिड स्लैब का मतलब है कि ये जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो फ्लैट स्लैब पर लागू नहीं होंगे, फ्लैट स्लैब पर लागू नहीं होंगे। सॉलिड स्लैब के लिए हम डिजाइन स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टेबल नंबर 19 थी, पहले तो बीम स्लैब को डिजाइन करेंगे, स्लैब की मेन स्टील निकालेंगे। स्लैब की मेन स्टील जो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 100 AST/VD, इससे हम टाउ सी की वैल्यू लिखेंगे टेबल नंबर 19 से, टेबल नंबर 19 से, जो कि बीम के लिए अप्लाई है। लेकिन बीम में शियर फोर्स क्या है, कम रहता है, इसलिए हम इस टाउ सी की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे एक फैक्टर से। तो जो हमारी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है वो हमारी हो जाएगी टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई के। टेबल नंबर 19 से जो हमारी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम के फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, वही स्लैब के लिए हमारा टाउ सी बन जाएगा। तो के की जो वैल्यू होती है आपकी स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करती है, स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करेगी। ये वैल्यू यदि आपकी स्लैब 300 mm से ज़्यादा है तो आपका इसकी वैल्यू रहती है 1, जैसा कि रिटेनिंग वाल वगैरह में होता है। दूसरा, यदि हमारी ये 150 mm से कम है, 150 mm या इससे कम है, तो के की वैल्यू हमारी रहती है 1.3। इसके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू हम इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं, या 1.6 माइनस 0.00D रखेंगे, डेप्थ ऑफ स्लैब रखेंगे, तो ये वैल्यू हमारी रहती है इसके बीच में 1.05 टू 1.25। इसका मतलब 300 mm याद रखना है। 300 mm के लिए क्योंकि स्लैब की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बीम की तरह व्यवहार करेगी, तो ये टाउ सी 1 हो जाएगा। लेकिन स्लैब जो हम जनरली प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो 125 mm की होती हैं, तो वहाँ पे ये फैक्टर हमारा 1.3 हो जाएगा। इससे हमारी कंक्रीट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और सारे प्रोविजन हमारे बीम की तरह ही रहेंगे। नेक्स्ट अपना ले लेते हैं, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन लेते हैं वो है, शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0, शियर फोर्स इज 0, शियर फोर्स इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये अपना केस बनता है शियर स्पान, वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पर प्योरली शियर फोर्स, आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, आपका शियर फोर्स क्या होता है, 0 होता है। जैसे एक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, ये हमारा बीम क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम की जगह हम क्या ले लेते हैं, ओवर सिंपली सपोर्टेड बीम लिया और उस पर अपनी 3.2 पॉइंट लोडिंग है, और लोड कैसा है आपका इक्वल है, यहाँ पर भी लोड W है, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी क्या है आपकी सेम है, सेम यहाँ पर। जब रिएक्शन रहेगी तो ये क्या रहेगा आपका W/2 और यहाँ पे रहेगा W/2। इसका हम शियर फोर्स डायग्राम खींचेंगे तो ये हमारा रहेगा आपका, ये रहेगा आपका यहाँ पर W/2 और फिर यहाँ से कम, यहाँ पे रिएक्शन आ गई W, तो यहाँ पर रहेगा W,
यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, इस लोड W की वजह से फिर कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर ये शियर फोर्स 0 रहेगा। इसके बाद फिर आपका W आया तो नीचे W चला जाएगा और यहाँ रिएक्शन की वजह से आपका, तो ये रिएक्शन W रहेगी, तो ये रिएक्शन की वजह से W। तो इस पोर्शन में हमारा शियर फोर्स 0 है, SF क्या है, 0 है। तो ऐसा स्पान जहाँ पे शियर फोर्स 0 रहता है वहाँ पर वह कहलाता है शियर स्पान। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड ऑन। अभी टेबल नंबर 19 को देखा है और टेबल नंबर 19 में डिजाइन शियर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं टाउ सी दो बातों पर डिपेंड करता है। आपका P 100 AST/VD और दूसरा दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो आपका इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है और आपका बी परसेंटेज भी करेक्ट है। तो अपना सी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम में जो कोड में फॉर्मूला दिया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट ASV/VSV, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका दिया है 0.4 अपॉन 0.87 FY। अब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, P बराबर होता है 100 ASV मल्टीप्लाइड बाई BD। यहाँ पर D है तो यहाँ पे B से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये आ गया आपका, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाइड किया 0.4 हुआ। ASV/VD लाने के लिए यहाँ SV से मल्टीप्लाइड करेंगे, नीचे अपना रहेगा 0.87 FY। यहाँ पर D से मल्टीप्लाइड किया डिनोमिनेटर में तो यहाँ से भी करेंगे। इन सबको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाती है लगभग 40 SV अपॉन 0.87। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 0.87 FY/D। इसलिए ऑप्शन अपना डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिंग ऑफ स्टफ्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। हम जानते हैं कि यदि किसी भी बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो यहाँ पर सपोर्ट पर शियर फोर्स सबसे ज़्यादा रहता है और शियर फोर्स यदि UDL के लिए लें, इसका SF डायग्राम यूँ बनता है ट्रायंगल। तो यहाँ पर शियर फोर्स सपोर्ट पर ज़्यादा रहता है और सेंटर में कम रहता है। इसलिए हम जब स्ट्रप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग कम रखेंगे, सपोर्ट पर स्पेसिंग कम रहेगी। ये हमारी शियर स्ट्रप्स है। यहाँ पर जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये हमारी स्ट्रप्स की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और सपोर्ट पर कम रहेगी। तो इंक्रीज एट द एंड गलत हो जाएगा, केप्ट कांस्टेंट भी गलत हो जाएगा, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर भी हो जाएगा गलत। इंक्रीज एट द सेंटर सपोर्ट पर मिनिमम रहती है और सेंटर की तरफ ये वैल्यू बढ़ती जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। शियर रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइड टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। शियर फोर्स की वजह से, शियर स्ट्रेस की वजह से और बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हमारा बीम के अंदर प्रिंसिपल टेंशन डेवलप होता है 45 डिग्री पर, जिसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे क्रैक डेवलप होते हैं। तो ये जो हमारे डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट वर्टिकल स्ट्रप या इंक्लाइन स्ट्रप या बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड करते हैं।
द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M25, यहाँ पर टाउ सी मैक्सिमम पूछ लिया है जो कि टेबल नंबर 20 में दिया गया है। तो इसको निकालने का तरीका हमने बता दिया है कि इसके लिए ये जो टेबल बनी हुई है वो बनी है टाउ सी इज इक्वल टू 0.62 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट M25 है तो एफ सी के हो जाएगा 0.2 अंडर रूट आपका 25। तो ये वैल्यू आ जाती है 3.1 न्यूटन पर mm²। इसलिए ये हमारा क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना रहेगा क्वेश्चन वो, अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउड फॉर वर्टिकल स्टफ। वर्टिकल स्टफ के लिए 0.75D और 300 mm विच एवर इज लेस, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है 300 mm, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शियर रेनफोर्समेंट इन द बीम इज प्रोवाइड, तीन तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार जो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट कर रहे थे उनको बेंड करके प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा हम आप इंक्लाइंड स्ट्रप्स के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका एनी वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रप। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये किसके लिए करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट है यदि प्लेन कंक्रीट होगी और उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें शियर क्रैक डेवलप हो सकते हैं। उन शियर क्रैक को रजिस्ट करने के लिए टू रजिस्ट द प्रिंसिपल सेक्शन, तो आंसर क्या हुआ अपना प्रिंसिपल टेंशन, डायगोनल टेंशन को रजिस्टर करने के लिए हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टाउ बी इज लेस देन टाउ सी। टाउ बी जो हमारा है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कम है तो हमको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही करना है। ASB अपॉन VSB इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY के बराबर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। इसके बाद क्या रहेगा अपना, इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस tau c in concrete in beam is without shear reinforcement is 0.40 Newton per mm square, then for solid slab of overall depth D है 200 mm the permissible shear stress tau c in concrete, ये हमको tau c टेबल नंबर 19 के हिसाब से दिया हुआ है। टाउ सी जो है टेबल नंबर 19 के हिसाब से आपका 0.40 न्यूटन पर mm। अब यदि स्लैब का केस है तो टाउ सी की वैल्यू के टाइम्स हम बढ़ा देते हैं। के की वैल्यू यदि 300 mm से ज़्यादा है तो 1 रहती है, 150 mm से कम है 1.3 रहती है, यहाँ पर 200 mm ली गई है तो 200 mm के लिए के की वैल्यू होती है 1.20। तो हमारा जो टाउ सी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्लैब के लिए 1.20 मल्टीप्लाइड बाई 0.40, मतलब आपका 0.48 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, एज पर IS 456/2000 द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन। सेम क्वेश्चन है जो पहले किया हुआ है कि ये हमारा डिपेंड करता है ऑन परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन मेंबर AST/BD पे डिपेंड करता है और कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है इस ऑप्शन सी में तो दोनों दिया हुआ है, ऑन परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन मेंबर एंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के केस में हमको पढ़ते ही नहीं लगा देना है जवाब, पूरा ऑप्शंस पढ़ना है। जैसे हमसे भी गलती हो सकती थी तो ये आपका दोनों ऑप्शंस को अपने को देखना है तभी देना है, क्योंकि बाद में कहते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो गई है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है।
इसके बाद इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी इज लेस देन द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, आपका टाउ बी जो है आपका टाउ सी से कम है, तो यहाँ भी हमको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। अब यहाँ ESV के टर्म में दिया है, तो ESV के टर्म में पहले वाले फॉर्मूले में नीचे क्या था, VSV था, तो VSV को अपन यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे, पहले भी 0.4 था और डिवाइडेड बाई 0.87 FY। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, ESV की वैल्यू 0.4 VSV अपॉन 0.87 FY से ज़्यादा होना चाहिए। तो तीनों क्विज पूछ लिए हैं। इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी एक्सीड द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, यहाँ पे टाउ बी जो है वो टाउ सी से ज़्यादा है, तो बैलेंस शियर फोर्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं बैलेंस शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स हो जाता है अपना VU बाई VC, और यहाँ पर आ जाएगा शियर स्ट्रेस हो जाएगा आपका टाउ वी में से टाउ सी को माइनस कर देंगे, और उस बैलेंस शियर स्ट्रेस के लिए हम बीम को शियर को डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम, ये यदि हम देखें तो WSM मेथड में यहाँ पर क्या माना गया है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर पैराबोलिक होता है और नीचे रेक्टेंगुलर होता है, तो ये आपका हो जाएगा पैराबोलिक न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल WSM के लिए। तो यदि लिमिट स्टेट से पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा होली रेक्टेंगुलर। यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो ये होली पैराबोलिक हो जाएगा। तो अब अपने को जवाब देना है, मोस्टली इस पे करना है, अदरवाइज क्लेम करिए परीक्षा में। थैंक यू।